गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने किया था एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। उसमें हमने फर्स्ट एप्लीकेशन की थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम सेकंड एप्लीकेशंस करेंगे। तो सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप हमारे पास है, उसके सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल सा है, सबसे आसान है। तो डायग्राम बनाते हैं। तो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप आपके पास है। सपोज इस लूप में आई करंट फ्लो कर रहा है। सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है। अब इस लूप की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो हमें निकालनी है। तरीका वही है जो बायोट-सेवर्ट ने बताया था कि हम क्या करेंगे, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट या स्मॉल करंट एलिमेंट ले लेंगे और उस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और बाद में क्या कर देंगे, इस पूरी वायर के लिए निकालेंगे। कैसे? वही इंटीग्रेशन करके, है ना। तो सबसे पहला स्टेप हम करते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लेते हैं DL। सपोज यहाँ पे आपने एक करंट एलिमेंट लिया DL वेक्टर। क्लियर? अब इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट O पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमें निकालनी है। तो DL से इस O का डिस्टेंस मान लेते हैं हम R, यानी कि इसका रेडियस आ गया हमारे पास R। तो सबसे पहली लाइन क्या होगी, वही अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू करंट एलिमेंट DL। इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। तो फार्मूला हम सभी को पता है, DB क्या होता है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। थीटा क्या था हमारे पास, थीटा था एंगल बिटवीन DL एंड R। तो यहाँ पे देखो DL और R के बीच में कितना एंगल आ रहा है। देखो करंट क्या से चल रहा है आपका, इस तरह से। तो इस पॉइंट पे DL की डायरेक्शन क्या होगी, आपको पता है DL की डायरेक्शन वही होती है जो किसकी होती है, करंट की होती है। तो इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट एट दैट पॉइंट, दिस, है ना, और R की डायरेक्शन दिस। तो ये कितना एंगल बन गया, 90। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। सपोज आपने DL यहाँ पे लिया, है ना, तो इस पॉइंट पे DL करंट ऐसे चल रहा है, तो ये DL है, तो I की डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी। और इस पॉइंट से R का डिस्टेंस लोगे तो फिर से DL और R के बीच में एंगल क्या बनेगा, 90। आप कोई भी पॉइंट लो, हर एंगल पे क्या बनेगा, 90। तो I DL साइन 90 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर DL और जिस पॉइंट पे आपको निकालनी है, तो डिस्टेंस कितना है R, तो R स्क्वायर। तो सिंपल बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू 1, तो आपके पास बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट एट पॉइंट O। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद का स्टेप, इसके बाद वही करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो 10 टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू दिस होल लूप इज कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ DB। स्मॉल हमने निकाल लिया, टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट किस लिमिट में होगा, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगेगी, स्मॉल एलिमेंट डी, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से कहाँ तक जाएगा,
यहाँ तक जाएगा, यानी कि पूरी लेंथ कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इसकी सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आपको पता है 2πr। तो 0 से 2πr क्या आएगी आपके पास, लिमिट आएगी। तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसकी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4π i अपॉन आर स्क्वेयर, ये सब कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl फ्रॉम 0 टू 2πr, क्लियर। तो म्यू नॉट अपॉन 4π i अपॉन आर स्क्वेयर, म्यू नॉट अपॉन 4π i अपॉन आर स्क्वेयर, ये सारा कांस्टेंट था। dl हमारे पास बचता है जिसकी इंटीग्रेशन होगी, तो dl की इंटीग्रेशन होगी फ्रॉम 0 टू 2πr। अब म्यू नॉट अपॉन 4π i अपॉन आर स्क्वेयर, dl की इंटीग्रेशन पता है आप सभी को, l फ्रॉम 0 टू 2πr। अगेन म्यू नॉट अपॉन 4π i अपॉन आर स्क्वेयर इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जब डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2πr माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। सिंपल, सोल्व कर लो। म्यू नॉट अपॉन 4π i अपॉन आर स्क्वेयर इंटू 2πr, ये आ गया आपके पास। पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल और 2 से 4, तो बनेगा म्यू नॉट i अपॉन 2r। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड, क्लियर। लेकिन b तो वेक्टर होता है, तो डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इस बार भी सेम, पहले कैसे निकाली थी हमने कि अगर ये करंट कैरिंग हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर था, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो हमने क्या किया था, हमने किया था राइट हैंड थंब रूल का यूज़। करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा और फिंगर्स को कर्ल किया था, और कर्ल करने पे ये पॉइंट P पे अंदर की तरफ जा रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ट जाए। अब सर्कुलर कोयल में कैसे करेंगे, सेम। इस बार क्या करना है आपको, पहले आपने थंब कहाँ रखा था, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसमें क्या करेंगे, कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करेंगे, और थंब क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। उल्टा हो गया, तो करंट इस तरह से चल रहा है, तो हमारी फिंगर्स जो कर्ल होंगी वो किस तरफ होंगी, करंट की डायरेक्शन में होंगी, और जो थंब देगा वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इससे ऑपोजिट हो गया। तो कर्लिंग कैसे कर रही है हमारी, इस तरफ को करना है, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो ऐसे रखा और इस तरफ के लिए कर्ल किया, तो थंब कहाँ की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ। इसका मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ होगी, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे अंदर के लिए आपको पता है क्या बनाना है, क्रॉस। तो दिस इज द डायरेक्शन। सपोज अगर कोयल ऐसी है और करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, एंटी क्लॉक, तो क्या करते हैं हम, तो हमारी कर्लिंग कैसे होती, इस डायरेक्शन में होती, इस। तो कर्ल ऐसे करते और फील्ड की डायरेक्शन क्या आती, बाहर की तरफ आती, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती। क्लियर, सिंपल सा आर्टिकल है और इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इस फार्मूले को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे। तो इसमें ये हमने किया एक सिंगल टर्न के लिए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएं तो सिंपल है, उसको उतने टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इफ़ द कोयल हैज़ n टर्न्स, इफ़ द कोयल हैज़ n नंबर ऑफ टर्न्स, देन तब हमारे पास क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट, इस n से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट ni अपॉन 2r। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर नंबर ऑफ टर्न्स n। क्लियर। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अभी हमने किया था सेंटर पे, अब हम करेंगे उसकी एक्सिस पे। तो एक्सिस कहाँ पे होती है, पहली बात तो ये है ना। तो एक्सिस कहाँ होगी कि सपोज ये आपके पास एक कोयल है, ठीक दिख रहा है, ये एक कोयल आपके पास है। इस कोयल के सेंटर पॉइंट से, ठीक है, जो सेंटर से एक लाइन क्रॉस करती है, ये इसको बोलते हैं इसकी एक्सिस।
तो इस लाइन पे कोई पॉइंट P ले लेंगे और उस पॉइंट P पे एक्सिस पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कोयल। अब इस कोयल को हम ऐसे ना रख के, ठीक है, इस तरह से ना रख के इसको हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है, कि ये बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है इस प्लेन में। इस प्लेन में नहीं बनाएंगे डायग्राम बनाएंगे इस बार इस प्लेन में, ताकि वो एक्सिस का पॉइंट नजर आए। तो ये आ गया आपके पास कोयल और ये सेंटर से आ गई एक्सिस। तो इस एक्सिस पे कोई पॉइंट P लेके हमने उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्लियर? तो डायग्राम बनाते हैं। देखो सबसे पहले कोयल लेते हैं, ठीक है। तो ये कोयल आपने ले ली। कोयल किस तरह से रखी है हमने, ऐसे नहीं रखी, कोयल को इस तरफ से रखा, इस प्लेन में। और इस प्लेन में जो कोयल रखी है उसमें मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस तरफ से ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक। और ये आ गया इसका सेंटर, और इस सेंटर से जाने वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे हम एक्सिस ऑफ द कोयल। तो यहाँ पे एक ये आ गया आपके पास एक्सिस। इस एक्सिस के किसी पॉइंट P पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो तरीका वही है जो हमने बायोट-सेवर्ट लॉ में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बायोट-सेवर्ट लॉ में, आपको पता है? बायोट-सेवर्ट लॉ में किसी पॉइंट P पे किसी कंडक्टर की वजह से जब हमें क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो हमने क्या किया था, एक स्मॉल एलिमेंट लिया था और इस स्मॉल एलिमेंट पे हमने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लिया था पॉइंट P का R, है ना। इसकी वजह से हमने जब निकाली थी तो क्या आई थी हमारे पास, dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4πI/dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वेयर, ये आया था। जहाँ पे थीटा क्या था हमारे पास, थीटा था DL एंड R, इसके बीच का एंगल था ये, है ना। तो सेम काम हमने यहाँ पे करना है, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट DL ले लेते हैं इस पॉइंट पे। क्लियर? और बिल्कुल ठीक इसके ऑपोजिट एक यहां पे ले लेते हैं। तो ये आ गया DL करंट एलिमेंट, DL करंट एलिमेंट। इसका नाम दे दिया फर्स्ट करंट एलिमेंट और इसका नाम दे दिया सेकंड करंट एलिमेंट। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए होता है, हमें उस DL से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस चाहिए होता है, जिसको हम R से नोट किया था हमने यहाँ पे। तो इस DL से इस पॉइंट P का डिस्टेंस चाहिए, तो इसलिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे DL से पॉइंट P तक। क्लियर? और इसका एक रेडियस मान लेते हैं, सपोज इसका रेडियस आपके पास है A, कोयल का रेडियस ले लिया हमने A, और इस पॉइंट से, सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस मान लिया हमने R। तो इस DL से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आपके पास आ गया ये डिस्टेंस। क्लियर? अब इस पॉइंट पे हमारे पास निकालनी है हमें मैग्नेटिक फील्ड। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है इस टॉपिक की, कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर? तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमने पढ़े थे रूल, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। तो इसमें से कोई रूल लगा के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। देखो डायरेक्शन कैसे आएगी, ये आपके पास कोयल है, इस डायरेक्शन में कोयल रखी है हमने, जिसमें करंट ऐसा चल रहा है। ठीक है, करंट कैसा चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। और इस डायरेक्शन में जब चल रहा है तो ऊपर हमने एक DL करंट एलिमेंट लिया। ठीक है, तो इस DL पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। टेंजेंट एट दिस पॉइंट कहाँ की तरफ आएगी, बाहर की तरफ। तो इस पॉइंट पे DL की डायरेक्शन आ गई बाहर की तरफ ये।
और आर किस डायरेक्शन में आपके पास, आर की डायरेक्शन ये, आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन डी एल एंड दिस पॉइंट, तो वो डायरेक्शन क्या है, ये है। क्लियर। तो एक डायरेक्शन आपके पास आ गई बाहर की तरफ और एक डायरेक्शन आ गई ये दो डायरेक्शंस क्लियर है। तो एक डायरेक्शन ये डी एल की और एक डायरेक्शन ये आर की, इतना क्लियर हो गया। अब इस डी एल और आर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए साइन थीटा, थीटा मीन्स डी एल और आर के बीच में, तो डी एल आपकी तरफ है और ये इस तरफ है, तो ये एंगल कितना बन रहा है, 90। एक इस प्लेन में और एक इस प्लेन में। अब चाहे पॉइंट पी यहाँ पे ले लो, यहाँ लेते तो लाइन ऐसी बनती, तो ये ऐसे आता है ना, तो भी एंगल कितना बनता, 90। अगर पॉइंट पी दूर लेते तो ये थोड़ा ऐसा हो जाता, तब भी एंगल कितना रहता, 90। तो डी एल और आर के बीच में तो एंगल कितना रहेगा, 90 रहेगा। तो एक प्रॉब्लम सोल्व। अब तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी, तो आपको पता है सिंपल स्क्रू रूल लगा लो, इस पॉइंट पे निकालनी है, ये डी एल की डायरेक्शन बाहर की तरफ और ये आर की डायरेक्शन इस तरफ, ठीक। तो इसको उठा के मैं लेके जा रहा हूँ पॉइंट पी पे लेके, और डी एल और आर, डी एल से आर की तरफ स्क्रू घुमाओ, क्लियर, ये ऐसा रखा डी एल और ये आर, तो डी एल से आर की तरफ स्क्रू को घुमाओ तो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। लेकिन ऊपर की तरफ किस तरफ, देखो ये डायरेक्शन है, ये डी एल की, ये आर की, ये रखा तो ये ऊपर की तरफ आया। इसका मतलब डी बी की डायरेक्शन कैसी होगी, दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी बी। अब ये कैसे, ऐसे ही क्यों लिया ऊपर की तरफ, ऐसे क्यों नहीं ले लिया, ऐसा क्यों नहीं ले लिया, है ना। इसके लिए भी एक हमने पढ़ा था कि डी बी हमारे पास किसका रिजल्ट आता है, डी एल क्रॉस आर का आता है। तो डी एल और आर तो परपेंडिकुलर, अभी देख लिया हमने, डी एल और आर आपस में परपेंडिकुलर है, और आपको पता है इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, हमने किया था ये। तो इसका मतलब बी आपको पता है परपेंडिकुलर होगा डी एल के भी, और बी परपेंडिकुलर होगा आर के भी। तो ये आर आपके पास है, आर से परपेंडिकुलर ले लो, क्लियर। तो तीनों परपेंडिकुलर आ रहे हैं, देखो ये आ गया डी एल बाहर की तरफ, ये आ गया डी आर ये, और तीसरा आ गया आपके पास डी बी। तो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ रहे हैं, क्लियर। तो ये आपके पास डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये डी बी कैसे आएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डी बी ऐसा आ रहा है, क्लियर। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, करंट ऐसा चल रहा था, इसका मतलब इस पॉइंट पे 1 पे बाहर आ रहा है और 2 पे अंदर जा रहा है। जब ये अंदर जाएगा डी एल कहाँ हो जाएगा आपके पास, अंदर की तरफ, तो डी एल अंदर की तरफ, और वहाँ से जब आर बनाओगे तो आर कैसा आएगा, आर की डायरेक्शन रहेगी ये, आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन डी एल एंड दिस पॉइंट। तो ये अंदर की तरफ डी एल और ये आर, इसको पॉइंट पी पे रखो और स्क्रू डी एल से आर की तरफ, डी एल से आर की तरफ घुमाओ तो कहाँ की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आना है, प्लस आर के साथ कैसा एंगल बनाएगा, 90। तो ये आर के साथ 90 का एंगल बनाएगा। तो ये आ गई डी बी की डायरेक्शन, क्लियर। ये डायरेक्शंस क्लियर होनी जरूरी है, बाकी आर्टिकल तो बहुत सिंपल है। तो इस एलिमेंट के ऑपोजिट ये एलिमेंट था, तो वैसे ही अगर आप यहाँ पे कोई एलिमेंट लेते तो उसके ऑपोजिट यहाँ पे एक एलिमेंट आता, यहाँ कोई एलिमेंट लेते उसके ऑपोजिट यहाँ पे कोई आता, यहाँ कोई लेते उसके ऑपोजिट यहाँ पे कोई आता। तो हर एक स्मॉल एलिमेंट के ऑपोजिट एक एलिमेंट आपको मिलेगा। इसका मतलब हर एक ऊपर के डीबी कंपोनेंट के लिए आपको नीचे का डीबी कंपोनेंट मिलेगा, क्लियर। अब उससे क्या होगा, देखो इस डीबी कंपोनेंट को देखो, इसको मैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ। कौन कौन से, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। सेम इसको भी कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, क्लियर। सपोज ये डीएल इस पॉइंट पी पे फाई एंगल बना रहा है,
तो अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी कितना होगा, फाई। ये एंगल फाई है तो ये भी कितना होगा, फाई। क्यों होगा? क्योंकि एंगल जो दो लाइंस के बीच में एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में होता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। और देखो ये लाइन, ये लाइन दिख रही है, इस लाइन के परपेंडिकुलर हमने अभी बनाया था डीबी, क्लियर। और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है। तो जो इन दोनों के बीच में होगा वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में होगा, क्लियर। वैसे ही ये डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर कौन सी बनाई थी हमने अभी, डीबी, और इसके परपेंडिकुलर तो ये है ही, क्लियर। तो जो इन दोनों के बीच में वही इनके परपेंडिकुलर के बीच में होगा। तो अगर ये एंगल फाई है तो ये भी फाई आएगा, ये फाई है तो ये भी फाई आएगा। तो ये आपके पास डायग्राम बन गया। अब ये डीबी है तो डीबी के साथ वाला कंपोनेंट इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा थीटा के साथ क्या होता है, डीबी कॉस फाई, और ऑपोजिट वाला होता है डीबी साइन फाई। वैसे ही थीटा के साथ या फाई के साथ डीबी कॉस फाई, और यहाँ पे डीबी साइन फाई, क्लियर। तो आपको बताया कि जैसे हर कंपोनेंट 1 है उसके अगेंस्ट हर कंपोनेंट एक सेकंड कंपोनेंट भी होगा, और जितने ऊपर ये डीबी बनेंगे उतने नीचे बनेंगे। उन सबको रिजॉल्व करोगे तो सारे डीबी कॉस फाई इक्वल एंड ऑपोजिट आएंगे, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और सारे डीबी साइन फाई इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सबकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम, और सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी, डीबी साइन फाई कंपोनेंट की वजह से आएगी। डीबी कॉस फाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो डायग्राम क्लियर है ना। अब आगे तो सबसे पहले वही करेंगे। अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल कंपोनेंट DL कंपोनेंट इज DL, सॉरी करंट एलिमेंट इज कितनी हो जाएगी, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन, अभी बताया था DL और R के बीच में एंगल कितना था हमारे पास, 90। तो आई DL साइन 90 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है DL और पॉइंट P के बीच में। इस डिस्टेंस का जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन 90 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, क्लियर। साइन 90 क्या होता है, 1। तो अगेन DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL अपॉन a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास आ गया DB। तो इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया आपके पास। अब आपको बताया था कि इसके बाद हमने किया था DB को रिजॉल्व। तो DB कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे लिखा है DB कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, DB साइन फाई एंड DB कॉस फाई। और उसके बाद मैंने बताया था कि हर एक करंट एलिमेंट 1 के लिए सेकंड एक एलिमेंट होगा जो उसके डायग्रामेटिकली ऑपोजिट होगा। तो फॉर एवरी करंट एलिमेंट 1 देयर इज डायग्रामेटिकली ऑपोजिट करंट एलिमेंट 2। तो क्या होगा, कॉस फाई कैंसिल हो जाएंगे और सारे साइन फाई क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो दस द कॉस फाई कंपोनेंट बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसल आउट ईच अदर and sin phi component will add up to give the total magnetic field at point P. Clear? So thus B is equal to integration of dB sin phi. सारे dB sin phi components को ऐड करना है, तो सबको ऐड करना है मतलब सबको इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट ये dB की वैल्यू आपके पास है उसमें डाल देते हैं, और साइन फाई की वैल्यू हम इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, क्लियर। तो डीबी की वैल्यू डालो पहले, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, डीबी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। डीबी की वैल्यू, साइन फाई की वैल्यू देखो, साइन फाई यहाँ से क्या होगा, साइन फाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये थीटा है तो ये आपके पास परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि a अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर।
ए अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया आपके पास dv की वैल्यू और ये आ गया आपके पास साइन फाई की वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई कांस्टेंट है, आई भी बाहर आ जाएगा, है ना, ए कांस्टेंट है तो ए भी बाहर आ जाएगा, ये इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1, तो 1 + 1/2, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो ऐड करके कितना बन जाएगा 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। क्लियर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट और इसको आर कांस्टेंट, तो इन सबको हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या बचेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कर रहे हैं यानी कि लेंथ एलिमेंट कर रहे हैं, तो लेंथ एलिमेंट की पूरी लेंथ कितनी होगी हमारे पास, मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस के बराबर, और सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई ए, तो लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 to 2 पाई ए, फ्रॉम 0 to 2 पाई ए। क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी एल फ्रॉम 0 to 2 पाई ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 2 पाई ए माइनस 0 कितना बचेगा 2 पाई ए। तो नेक्स्ट स्टेप, म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। क्लियर। तो पाई से पाई कैंसल, ए इंटू ए हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए इंटू ए स्क्वायर, और 2 से 4 कटेगा तो बचेगा 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो ये आपके पास आ रही है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब इसके बाद करेंगे हम कुछ स्पेशल केस। इसको इक्वेशन नंबर डाल देते हैं सेकंड। अच्छा, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो ये आ गया मैग्नीट्यूड। वेक्टर फॉर्म में क्या है कि डायरेक्शन आ जाएगी, तो डायरेक्शन आपको पता है, आपको सामने दिख रहा है डायरेक्शन कहाँ है नेट फील्ड की, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। देखो ये तो कैंसिल हो गया था, सारी फील्ड कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है ना, डी बी, तो इसका मतलब सबकी डायरेक्शन सेम है। इस साइड अगर इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कौन दिखाता है, कौन सा यूनिट वेक्टर दिखाता है, यूनिट वेक्टर आई। तो चाहे तो आप यूनिट वेक्टर आई लिख लो या लिख लो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जैसा आपको ठीक लगता है। तो ये आ गया आपके पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन नंबर 3। अगेन वही कि इसमें अगर सिंगल टर्न है तो ये फार्मूला, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर n हो जाएंगे तो हम इसको क्या कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस उतना ही है। तो फॉर n टर्न्स b आपके पास कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम n से, तो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ए। तो ये आ जाएगा फॉर n टर्न्स। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अब कुछ स्पेशल केस करते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है, पॉइंट पी पे ना निकाल के हमें उसके सेंटर पे निकालनी है। ठीक है, तो इफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, इफ कर दो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो सेंटर पे है मतलब दैट इज, देखो सेंटर पे होने का मतलब ये पॉइंट पीस यहाँ से कहाँ जाएगा, सेंटर पे। तो ये जब सेंटर पे आ जाएगा तो आर क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो सेंटर पे मतलब आर कितना हो जाएगा 0। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2
बिकम्स, बताओ बी आ गया वैसे ही, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, आर क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला पार्ट 0, क्या बचेगा ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ए क्यूब बचेगा आपके पास, तो बचेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब, और ऊपर ए स्क्वायर नीचे ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a, और यही फार्मूला आपने पिछले आर्टिकल में निकाला था, सेंटर ऑफ द कोइल कितनी आई थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो दिस इज फर्स्ट स्पेशल केस। सेकंड स्पेशल केस हमारे पास कि इफ r इज वेरी ग्रेटर देन a, जब r a से बहुत बड़ा, यानी कि पॉइंट P बहुत दूर लाई कर रहा है और ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी आपके पास, देन इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, क्या बन जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, देखो r बहुत बड़ा तो इसके कंपैरिजन में हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो बचेगा r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, तो अगर r बहुत बड़ा है इस कंपैरिजन टू a, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा दिस। लास्ट स्पेशल केस थर्ड, इफ r इज इक्वल टू a, अगर ये डिस्टेंस और पॉइंट P सेम डिस्टेंस पे लेते हैं तब क्या होगा, तब हम r की जगह पे a पुट कर सकते हैं, तो देन इक्वेशन 2 बिकम्स, देन इक्वेशन 2 बिकम्स क्या बन जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, क्लियर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, b इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, अगेन म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज 2 रेज टू पावर 3/2 और दिस इज 2 रेज टू पावर 1, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस 3/2 और साथ में क्या है ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, तो सिंपल म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/2 5/2, तो 2 रेज टू पावर 5/2 और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्यूब, तो ए क्यूब। लास्ट स्टेप, म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई ए स्क्वायर से ये कैंसिल, तो एक ए बचेगा नीचे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 रेज टू पावर 5/2 ए, दिस इज बी। तो ये आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आर और ए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो आपके पास रिजल्ट आएगा दिस, क्लियर। तो ये फार्मूला आपको बेसिकली याद रखना है, एक सेंटर वाला और एक एक्सिस वाला, इन दोनों से न्यूमेरिकल आते हैं और ये एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ, इसके और स्ट्रेट कंडक्टर के मिला के कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो करेंगे, वो एग्ज़ाम में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।